हेलो बच्चों, मैं हूं विजेंद्र चौहान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नंबर्स एंड ब्रेन्स में। आज हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या है, जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट रे किसी एक मीडियम से जाती है, दूसरे मीडियम में जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाती है, उससे टकरा के थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने पाथ से, तब उस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके दो लॉज होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जैसे कि फिगर में आप देख पा रहे हैं, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक प्लेन है, ये इसके ऊपर की साइड लाई कर रहे हैं सब कुछ, आई आर नॉर्मल सब कुछ। इसके नीचे जो है वो दूसरा प्लेन है, उसमें लाई नहीं कर रहा है, इसी में कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था इसका। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मिरर। मिरर क्या होते हैं? मिरर आप सभी ने देखा, मिरर जिसमें इमेज दिखाई देती है। अब मिरर के सामने जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और मिरर में जो दिखता है वो होती है इमेज। अब प्लेन मिरर कौन सा होता है? उसको जिसका सरफेस प्लेन होता है वो होता है प्लेन मिरर। अब इसमें क्या है, इसका प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी है? एक तो इमेज सीधी होती है, इरेक्ट होती है। सेकंड, जो साइज होता है इमेज का उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है। तो मैग्निफिकेशन इसमें कितनी है? +1। सेकंड, लेटरल इन्वर्जन होता है इसमें। लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग क्या है? जो लेफ्ट साइड में है राइट में दिखाई देंगे, जो राइट में है वो लेफ्ट में दिखाई देंगे। ठीक है, ये है प्लेन मिरर। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं मिरर में। आगे प्लेन मिरर में क्या होता है? अब नेक्स्ट क्या है, 3 प्रॉपर्टी कर चुके हैं हम। इसकी चौथी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रॉम द मिरर। अब जितना मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी। फिफ्थ है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज यूजुअली वर्चुअल। ये रियल इमेज नहीं होती है, वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल का मीनिंग क्या है? कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है वो चीज़। नेक्स्ट है, इसके बेस पे क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। फर्स्ट पोल, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस। स्फेरिकल मिरर में पोल क्या होता है? पोल या वर्टेक्स भी बोलते हैं। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। इट इज डिनोटेड बाय लेटर P। जो मिरर होगा उसके सेंटर में जो पोजीशन होगी उसको बोलते हैं पोल। सेकंड, स्फेरिकल मिरर में ही इसमें ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय C। स्फेरिकल, जो हमने पहले फिगर में देखा वो था प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर में अगर उसका एक पूरा हम स्फेयर बना दें तो उस स्फेयर के बनाने के बाद जो सेंटर में जो पोजीशन होगी उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो हमने स्फेयर बनाया है पूरा गोल, उसमें अब जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो सेंटर है वहाँ से एंड जो बाहर वाली साइड है बिल्कुल एंड तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर वाज अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर। ठीक है, पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस है ये। नेक्स्ट आता है स्फेरिकल मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टर्म है द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर is called the principal axis. This cut mirror perpendicularly at the pole. ठीक है, एक लाइन बनाते हैं हम, जो सेंटर ऑफ द मिरर है वहाँ से और पोल जो होता है जो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, उन दोनों को जो लाइन मिलाती है वो होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टर्म है इसमें अपर्चर। अपर्चर क्या होती है? डेफिनेशन आती है, देखो इन टर्म्स की पक्का आती है, 1 नंबर में आएगी, यहाँ पे कट्टी 3-4 टर्म होगी, उसको करना होगा। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। ठीक है, विड्थ जितनी होती है, चौड़ाई जितनी होती है स्फेरिकल मिरर की, जिसमें से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है, उसकी अपर्चर होती है। कितना मोटा होता है वो मिरर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस और फोकस। फोकस क्या होता है मिरर का? अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो और वहाँ से उसकी इमेज की उसकी रेज आएंगी ऑब्जेक्ट की, तो वो इमेज वो रेज जहाँ पे आके मिलती है वो पॉइंट हमारा फोकस होता है।
देखिए, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली मीट्स, या तो वहाँ पे मिल रही है, या फिर ये तो हो गया रियल इमेज में। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो अपीयर्स टू मीट इज कॉल्ड द फोकस या फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। मिरर का है ये, ध्यान रखना। जो लेंस का होता है इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं। अब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? पोल और जो फोकस है एफ, उसके बीच जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट होती है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है। एफ इज इक्वल टू आर अपॉन में 2। आगे चलते हैं। अब एक एक्टिविटी है, ये देखिए उसमें क्या क्या होता है जब मिरर में इमेज बनती है। पहले ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, ये पहला क्या है हमारा कनकेव मिरर है। इसमें से आई, दोनों तरफ से रेज आई और कहाँ पे? एफ पे आके मिल गई। अब ये रियल इमेज है क्योंकि ये जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनी है। सेकंड केस दिखाया है जब का रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, अगर सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज बनती है, लेकिन उल्टी इमेज बनती है। देखिए यहाँ पे ए बी और ये ए बी, ए डैश बी डैश। थर्ड केस में जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनती है। फोर्थ केस में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी और उसका साइज़ छोटा होगा और रियल इमेज होगी और उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। फिफ्थ केस है अगर ऑब्जेक्ट ही नीचे है, सॉरी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तब क्या होगा? रेज जाएंगी, लेंस से टकराए, सॉरी मिरर से टकराएगी और इमेज क्या है? उल्टी बनेगी उसकी, इन्वर्टेड, और साइज़ बड़ा हो जाएगा, मैग्नीफाइड होगी और इन्वर्टेड होगी इमेज। जैसे ए डैश बी डैश, देखिए जो ए बी है वो ऑब्जेक्ट है, जो ए डैश बी डैश है वो इमेज है। अब लास्ट केस है हमारा एफ में। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमारा? फोकस से भी और ज़्यादा पास में रख दिया। जब बिल्कुल पास में होगा, फोकस से भी कम डिस्टेंस पे होगा, तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट की इमेज रियल बनेगी, यानी इसी साइड आ जाएगी वापस, लेकिन लगेगा ऐसे कि ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे रखा है। देखिए इसके पीछे डॉट 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 के साथ ए डैश बी डैश बना है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रखा है, लेकिन इमेज जो बन रही है वो पीछे बन रही है और बड़ी उछल जाएगी, मैग्नीफाइड उछल जाएगी इमेज। अब यहाँ पे अगर इस ए डैश बी डैश को देखो तो ये वर्चुअल इमेज है। तो कनकेव लेंस में ये 6 रे डायग्राम्स होते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, इनको बना लीजिए, रट लीजिए अच्छे से, क्योंकि इनमें से आना ही आना है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट होगा हमारा कन्वेक्स मिरर। अब देखिए जिस तरफ से ऑब्जेक्ट आ रहा है उस तरफ से मोटा है, तो ये कन्वेक्स मिरर है। इसमें 2 ही केस है। पहले ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा? राइट साइड में इमेज बनेगी, जो राइट साइड में तो कुछ है ही नहीं उसके, तो इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगी। फोकस पे जाके ऐसा लगेगा कि फोकस पे जाके मीट कर रही हैं वो। सेकंड केस, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा ए बी पे है तो फोकस से भी कम डिस्टेंस पे है, तो क्या होगा? ये जाएगा ऐसे, और इसमें भी क्या है? इमेज वर्चुअल ही होगी, राइट हैंड साइड में बनेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, और वर्चुअल इमेज होगी। और कैसी होगी इमेज? इमेज छोटी हो जाएगी और भी। ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। इसके बाद हम आते हैं आगे, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर। वो डायग्राम्स थे, इमेज रे डायग्राम्स। अब इसमें इसी के अंदर आते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। जो इमेज बनाई उसकी वजह से क्या यूज़ होते हैं इसके। फर्स्ट है, इट इज़ यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। शेविंग में, क्योंकि रियल इमेज बनती है तो इसलिए शेविंग में जब वो थोड़ा छोटा होता है तो थोड़ा बड़ा दिखता है हमें, उसमें थोड़ा सा मैग्नीफाइड हो जाता है, तो इसलिए क्लियरली हम देख पाते हैं शेविंग है, कोई बाल तो नहीं रह गया है। सेकेंड, इट इज़ यूज एज ए रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स एंड इन टॉर्चेस। जो हेडलाइट है व्हीकल्स की और टॉर्चेस में यूज़ होता है, क्योंकि इससे क्या है, ज़्यादा इंटेंसिटी आती है और जो टॉर्च की जो लाइट है वो बड़ी होती चली जाती है, जितनी दूर जाएगी उतनी बड़ी इमेज दिखेगी। थर्ड, इट इज़ यूज बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्टों को जब दांत मसूड़े चेक करने होते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। फोर्थ, इट इज़ यूज इन सोलर कुकर और फर्नेस। सोलर कुकर जो धूप से इलेक्ट्रिसिटी लेके खाना बनाते हैं, सोलर कुकर, या फिर सोलर फर्नेस होती है उसमें यूज़ होता है। आगे चलते हैं हम इसमें। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर, इसी में ही है। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कनकेव के यूज़ हो गए, कन्वेक्स के देखिए 2 यूजेस है, 3। फर्स्ट है, कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। रियर व्यू कौन सा होता है? पीछे वालों को देखने के लिए।
बिकॉज डायरेक्ट इमेज एंड वाइडर फील्ड व्यू, क्या करता है ये, एक तो इमेज सीधी बनती है और एक जो फील्ड व्यू जो बड़ी, जैसे इसमें क्या होता है बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी बनती है, तो पीछे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है लेकिन छोटी इमेज बनेगी और इसमें मिरर में आपको दिख जाएगा वो क्लियरली। सेकंड, एज ए सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप्स, शॉप्स में जो सिक्योरिटी के मिरर होते हैं उनमें भी कन्वेक्स लगा होता है, क्योंकि कैमरा तो छोटा सा है, शॉप इतनी बड़ी है, तो बड़ी इमेज को कैप्चर करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। थर्ड, ऑन रोड्स एट इंटरसेक्शन एंड शार्प टर्न्स, जहाँ पे रोड में एकदम से इंटरसेक्शन होता है, यानी कि 2-3 रोड आपस में मिल रहे होते हैं, या फिर एकदम शार्प टर्न है जहाँ पे हम आगे देख नहीं सकते कि क्या हुआ क्या नहीं, वहाँ पे लगे होते हैं, जिससे कि ट्रैफिक से बचा जा सके और एक्सीडेंट से बचा जा सके। आगे चलते हैं हम, आगे आता है रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, ठीक है, वो कर्व्ड मिरर, ये हो गया हमारा, इसको हम एक और मिरर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिरर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स करने के लिए काम आएगा। अगर स्मॉल एफ हमारा फोकल लेंथ है, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है, और वी है इमेज उसकी कितनी दूर बन रही है मिरर से, तो हमारा फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। देखिए सब कुछ पॉजिटिव है तो आराम से इसको कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है मिरर फॉर्मूला में। लेंस फॉर्मूला में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट हम किसी मिरर के सामने रखा होता है, अगर उसका साइज़ बढ़ता है या कम होता है तो उसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। अगर साइज़ बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन होती है, अगर कम हो रहा है तो नेगेटिव मैग्नीफिकेशन होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या है लीनियर मैग्नीफिकेशन का, एम स्मॉल एम जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है वही आपके सिलेबस में आगे 12th में आएगा। और तो लीनियर मैग्नीफिकेशन एम इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज, सॉरी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एच डैश अपॉन में एच, इमेज कितनी बड़ी है अपॉन में ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है इसमें। या फिर सेकंड फॉर्मूला है इसका माइनस वी अपॉन में यू। ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डिस्टेंस से भी अब निकाल सकते हैं इमेज कितनी दूर बन रही है और ऑब्जेक्ट कितनी दूर बन रहा है। वी और यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, सॉरी फ्रॉम द मिरर, एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ये आ गया हमारा मैग्नीफिकेशन हो गया। अब इसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब किसी मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में क्या होता है, सी से डिनोट करते हैं इसको, क्या वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड किसी भी फिजिक्स में साइंस में अगर किसी की भी स्पीड दिखानी तो स्मॉल वी से दिखाते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो गया सी अपॉन में वी। ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जो हम एयर के साथ या वैक्यूम के साथ निकालते हैं। जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम to the velocity of light in medium. If c is the velocity of the light in vacuum, then v is the speed of the light in medium. तो n is equal to c upon में v, वही सेम फॉर्मूला आपको समझाया है। अब आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अकेले एक मीडियम का तो निकाल दिया, अगर दो मीडियम है उनका आपस में रिलेशन निकालना है। सपोज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो स्पीड ऑफ लाइट से निकाल सकते हैं हम n1 2, यानी कि 1 का 2 के एस्पेक्ट में, तो जिसका निकाल रहे हैं वो पहले आएगा, जिसका एस्पेक्ट निकाल रहे हो बाद में आएगा। तो n1 अपॉन में n2, यानी कि ये दो फॉर्मूले हो सकते हैं इसके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। v1 v2 में राइट कर सकते हो आप इसको, मीडियम 1 का v1, मीडियम 2 का v2, तो v2 अपॉन में v1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में क्या हुआ था, एक ऑब्जेक्ट की इमेज आई थी, लाइट आई, वो उससे बाउंड्री से टकरा के वापस मुड़ गई। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट आती है और वो दूसरे मीडियम में पास हो जाती है, पहुंच जाती है, तब उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए जैसे यहाँ ये ए पॉइंट से आ रही इंसिडेंट रे, ए मीडियम की वॉल है, इससे टकराई और क्रॉस कर गई। लेकिन जब भी एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी डायरेक्शन में थोड़ा चेंज होगा, उसकी स्पीड में चेंज होगा। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मीडियम की डेंसिटी पे, कितना रेयर है या डेंसर है मीडियम। अब जैसे कि एयर में से ग्लास में आ रही है, तो उससे क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। नॉर्मल क्या होती है, जो सरफेस होता है इनका मीडियम का, उस पर अगर परपेंडिकुलर लगा दे तो नॉर्मल हो गई। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा अगर डेंसर मीडियम में जा रही है तो रेयर से।
ठीक है, ये फिगर को ध्यान से देख लीजिए, ये आपका काम आएगा, ग्लास स्लैब के लिए काम आता है। अब जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे ऐसे रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं। सबसे पहला लो है इसका, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल टू द ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम इज कांस्टेंट। साइन आई अपॉन में साइन आर होता है इक्वल टू कांस्टेंट, या इक्वल टू इसको एन भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी होती है ये स्मॉल एन जैसे दिया हुआ है, और इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सारी चीज़ें सेम प्लेन में होती है, जैसे रिफ्लेक्शन में था ऐसे रिफ्रैक्शन में है। अब आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ये था हमारा मीडियम 1 नीचे, मीडियम 2 ऊपर। मीडियम 1 से रे गई और क्या हुआ, नॉर्मल से थोड़ी दूर हो गई। इसका मीनिंग क्या है कि जो मीडियम 1 है वो मीडियम 2 से थोड़ा डेंसर है, यानी ज़्यादा गाढ़ा है थोड़ा। तो स्नेल्स लॉ में से क्या पता चलेगा हमें, साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा 2 इक्वल टू एन। तो इससे पता चलता है कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो n1 साइन थीटा 1 इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। ये स्नेल्स लॉ है। अब क्या आ गया हमारा, पैरेलल ग्लास स्लैब डाया। अब क्या है, ग्लास स्लैब रखी है और उसमें एक रे ऑफ लाइट आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर, इसकी और इसको समझना कि कैसे होता है ये। देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो सबसे पहले जो एयर से जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो क्या होती है, हमारी इंसिडेंट रे होती है। जो रे ऑफ लाइट जा रही है एयर से ग्लास स्लैब की तरफ, ये इंसिडेंट रे है। और जो एंगल नॉर्मल के साथ बना रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब जब वो ग्लास स्लैब के अंदर चली गई तब वो बन गई रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे बन गई, रिफ्रैक्टेड रे। और जो एंगल इसने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ बनाया, ये एंगल बन गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि स्मॉल आर। अब क्या होगा, इससे बाहर निकलेगी ये ग्लास स्लैब से। ग्लास है ना, तो ग्लास के थ्रू तो लाइट ट्रेवल कर सकती है। जब बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने के बाद ये बन जाएगी इमर्जेंट रे। कौन सी रे बन जाएगी, इमर्जेंट रे। और जो ये एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, या स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये है, सबसे पहले क्या हुआ, एयर से ग्लास में एंटर किया रे ऑफ लाइट ने, फिर ग्लास से बाहर दोबारा एयर में चली गई। अब एक चीज़ इसमें नोट करने की है कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि एयर से भारी है ग्लास, तो इसलिए जब रे एयर से लाइट उसमें ग्लास में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। और फिर जब इससे ग्लास स्लैब से बाहर जाएगी तो इमर्जेंट रे, तब इसका जो ये है नॉर्मल से अवे मूव कर जाएगी, जिससे क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो ये हमारा ग्लास स्लैब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम चलते हैं, कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्म्स। पहला है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज़ द पॉइंट, किसमें, लेंसेज पे आ गए हम, लेंस स्टार्ट कर रहे हैं। लेंस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच एनी रे पासिस अनडेविएटेड। अब देखिए, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है उससे अगर कोई भी रे आती है तो वो सीधे की सीधी पास कर जाती है, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है, यानी कि अपने पाथ से वो भटकती नहीं है, कहीं और नहीं जाती। जिस पाथ पे चल रही है उसी पे ही रहती है वो, और वहीं से सीधे सीधे पास हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जिससे रे ऑफ लाइट सीधी सीधी पास हो जाए वो कौन सा होगा, ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस कौन से होते हैं, जैसे उन्होंने दे दिया C1 C2 इज लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इट इज परपेंडिकुलर टू द लेंस। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो, लेंस क्या होगा, हमेशा दो स्फेरिकल मिरर से बना होता है, दो स्फेयर से। तो जो दो स्फेयर है उन दोनों के जो सेंटर होंगे, एक का सेंटर मान लो C1 है, एक का सेंटर मान लो C2 है, तो उन दोनों को जो लाइन मिलाएगी, अगर उन दोनों को मिला दे एक लाइन से, तो जिस लाइन से वो मिलेंगे वो लाइन हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। उसी पे पोल होता है, उसी पे फोकस होगा, सब कुछ उसी पे ही होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है, एक पॉइंट है जहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पैरेलल इन्फिनिटी पे रखा है, तो जो उसकी इमेज बनाएंगे हम लेंस पे, तो वो इमेज जहाँ पे जाके मिलेगी, या तो ऐसा होगा मिलेंगी वो, या फिर अपीयर टू मीट होगी, या तो
वो एक जगह इकट्ठी होगी मिलेगी, या फिर ऐसा लगेगा कि वहाँ से आ रही है, या तो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। कन्वर्ज का मीनिंग सारी रेज वहाँ पे इकट्ठी होकर मिलेंगी, और डाइवर्ज का मीनिंग ऐसा लग रहा है कि वो लगेगा कि वहाँ से रेज आ रही हैं और अलग अलग हो रही हैं। डाइवर्ज यानी एक रे बहुत सारे पार्ट्स में बदल गई। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट है फोकल लेंथ एफ। अब फोकल लेंथ का तो वही सेम डेफिनेशन है। फोकल लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस। फोकस और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या होगी, फोकल लेंथ। नेक्स्ट पे आते हैं अपर्चर। अपर्चर उसमें भी थी, उसमें क्या था अपर्चर, द विड्थ जो होती थी मिरर की वो अपर्चर होती थी। अब इसमें क्या है, इन रिफ्लेक्शन ऑफ टू ए लेंस द अपर्चर मीन्स द इफेक्टिव डायामीटर। इसमें क्या है, क्योंकि वो सर्कुलर है, ये सारा स्फेरिकल है लेंस दोनों तरफ से, तो इसलिए जो उसका स्फीयर बनेगा उसका जो डायामीटर होगा वो होगा हमारी अपर्चर। इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस विच डिपेंड्स ऑन द अपर्चर। अब जो इमेज जो बन रही है वो कितनी क्लियर होगी, कितनी उसकी पावर होगी, वो इसके अपर्चर पे डिपेंड करते हैं। आगे हम चलते हैं लेंसेज के आगे। अब इमेजेस जो बनती है, अब हमने मिरर्स में तो क्या किया था, कनकेव मिरर पे ज़्यादा फोकस किया था, उसमें ज़्यादा इमेजेस बन रही थी। लेकिन जो लेंसेज है इसमें कन्वेक्स लेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी अलग अलग इमेज बनती है, 6 बनती है। सबसे पहले ए में देखिए क्या है, पैरेलल आ रही है रेज, यानी कि इन्फिनिटी पे रेज है, इन्फिनिटी पे रेज है, वहाँ से आई, इन्होंने कन्वेक्स लेंस को क्रॉस किया तो F2 पे सारी जाके मीट हो गई राइट साइड में, तो ये इनका क्या है फोकस। तो जब भी इन्फिनिटी से जब रेज ऑफ लाइट आती हैं तो वो कन्वेक्स लेंस से पास करती है तो फोकस पे मीट करती है, सेकंड फोकस पे F2। जो फर्स्ट फोकस होता है लेफ्ट में होता है, सेकंड फोकस राइट में होता है। अब बी में देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ऐसे देखिए। अब बी में क्या हो रहा है, ए बी इमेज है, देखिए लेफ्ट में देखिए 2F से थोड़ा आगे है। 2F क्या होता है, पहले F1 तो प्रिंसिपल फोकस हो गया, और जो 2F1 है इसकी डबल डिस्टेंस हो गई, या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं इसको। इससे भी दूर है जब ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, वो जाएगी इमेज, तो क्या है, इरेक्ट इमेज नहीं दिखेगी, उल्टी इमेज दिखेगी, और जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, एक तो इमेज उल्टी हो गई और साइज़ छोटा हो गया, लेकिन इमेज रियल बनेगी। देखिए यहाँ 2F2 से थोड़ा पहले इमेज बन रही है, थोड़ी छोटी है उससे साइज़ में। अब जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है सी, जब ऑब्जेक्ट पूरा 2F1 पे हो, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो वही रूल है जैसे जैसे लेंस टेंस में उसमें होता था, मिरर में ऐसे ही सेम है। अगर पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज उतनी ही बड़ी बनेगी और लेंस से उतनी ही दूर होगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज होगी, तो सी पे ही बनेगी। ठीक है, C2 पे बनेगी, जो सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है राइट साइड में, और साइज़ भी उतना ही होगा, बस डिफरेंस इतना होगा कि इमेज उल्टी बनेगी। ठीक है, सीधी इमेज नहीं बनेगी, डायरेक्ट नहीं बनेगी। अब फोर्थ केस है डी में, देखिए जब ऑब्जेक्ट F1 और F2 के बीच में है तब क्या होगा, इमेज उसकी बड़ी हो जाएगी। देखिए यहाँ A है ये, और ये A डैश है, यहाँ पे B आना था AB, और AB डैश देखिए कितना बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है। तो जब F1 और F2 के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज C2 से भी ज़्यादा दूर जाके बनेगी, बाहर बनेगी, और उल्टी होगी। ठीक है, उल्टी होगी और बड़ी बनेगी, और रियल इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, फर्स्ट फोकस पे F1 पे, जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस पे F1 पे रखा हो तब क्या होता है, जब इमेज रे ऑफ लाइट से लेंस से होकर जाएगी तो वो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, वो चलती ही रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, देखिए ये पार्ट में दे रखा है जैसे। अब F पार्ट, अब क्या है, जैसे हमारी आइज़ में भी कन्वेक्स लेंस होता है, जो फोकल लेंथ अगर उससे भी ज़्यादा पास में रख दे ऑब्जेक्ट तो हमें क्लियर नहीं दिखता है। तो ऐसे ही अगर फोकल लेंथ F और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, अगर O के और F के बीच में, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज जिस साइड में रखा उसी साइड में बनेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और इमेज बड़ी होगी और सीधी होगी। देखिए यहाँ पे ये AB है, ये A डैश B डैश है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें इमेज क्या है, बड़ी बन रही है, सीधी बन रही है, लेकिन वर्चुअल इमेज है। अब हम आगे चलते हैं।
अब जो दो केसेस है वो है हमारे कनकेव लेंस के। कनकेव लेंस में क्या है हमारा, सिर्फ दो ही केस होते हैं। जब एफ पे क्या कहते हैं, जब इमेज इन्फिनिटी से आ रहा है ऑब्जेक्ट की लाइट जो आ रही है, तो वो फोकस पे इमेज बनेगी, लेकिन रियल नहीं बनेगी, वो अपीयर होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे ये फोकस से आ रही है। देखिए लाइट आ रही है लेफ्ट साइड से और फिर वो राइट में जा रही है क्रॉस करके, लेकिन वापस आ रही है वहाँ से डॉट 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 करके, तो इसलिए मतलब रियल नहीं है, वर्चुअल है। F1 पे इसकी इमेज बनेगी फोकस पे, प्रिंसिपल फर्स्ट फोकस पे। सेकंड केस है जब ऑब्जेक्ट F1 और F2 के बीच में है, ठीक है, तब क्या होगा, उसकी इमेज तब भी टकरा के तब भी वर्चुअल ही बनेगी, इसी साइड पे बनेगी जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, और छोटी बनेगी और सीधी बनेगी। इरेक्ट इमेज होगी, छोटी इमेज होगी, मैग्नीफिकेशन होगी, नेगेटिव मैग्नीफिकेशन, छोटी हो रही है ना। तो ये हमारा है कनकेव लेंस। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस के काफ़ी सारे यूजेस है। सबसे पहला यूज़ क्या है, एज मैग्नीफायर और डिटेक्टिव ग्लास। मैग्नीफाई करने के लिए इमेज का साइज़ बढ़ाने के लिए, जो डिटेक्टिव होते हैं वो चेक करते हैं छोटी छोटी चीज़ें, कोई सबूत तो नहीं रह गया, कोई प्रूफ तो नहीं है, चेक करने के लिए। सेकंड, आई ग्लास टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, जिसमें हमें पास का क्लियर दिखाई नहीं देता है, तो उसको ठीक करने के लिए। सेकंड, इन कैमरा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। कैमराज में यूज़ होता है। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी करने के लिए, और टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखने के लिए। आगे चलते हैं हम। अब कनकेव लेंस के क्या यूज़ है। कनकेव लेंस सिर्फ टेलीस्कोप्स में यूज़ होता है, एक तो फर्स्ट थिंग तो ये होगी। और दूसरा है जो मायोपिया है, फार साइटेडनेस, जो नियर साइटेडनेस हो, जिसमें पास का दिखता है में दूर का नहीं दिखता है, उसको ठीक करने के लिए मायोपिया यूज़ होता है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा लेंस फार्मूला। हमने क्या किया था, मिरर फार्मूला किया था, उसमें क्या था, प्लस प्लस के थे सब कुछ, लेकिन जो लेंस फार्मूला है इसमें 1/f = 1/v - 1/u। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, और u है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। v क्या है, इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से। यहाँ पे क्लियर कर रखा है इन्होंने। f फोकल लेंथ, v डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, u ऑब्जेक्ट की और v इमेज की। अब मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, इसमें भी वही सेम फॉर्मूला है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज h' मान लें अगर हम, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी हो जाएगी h, और या फिर v अपॉन में u। उसमें नेगेटिव था, -v/u था मिरर में, इसमें पॉजिटिव v/u है। ये ध्यान रखना आपको, डिफरेंस का भी एक दूसरे को मिक्स मत कर देना, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी, गलत हो जाएगा पूरा। तो v अपॉन में u यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, एंड अपॉन में डिस्टेंस ऑफ द, पहले ऊपर है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, एंड नीचे है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, v अपॉन में u। अब आगे आते हैं पावर ऑफ लेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। पावर ऑफ द लेंस को हम डायोप्टर में डिफाइन करते हैं, कैपिटल D या फिर पर मीटर। द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ जितनी होगी उसका उल्टा। फोकल लेंथ शुड ऑलवेज बी मेजर्ड इन मीटर्स। फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करना चाहिए, अगर मीटर में मेजर हो तब उसका उल्टा करेंगे। कुछ बच्चे देखिए यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, जो पावर से अगर फोकल लेंथ निकाली उसको उल्टा कर देंगे और फिर पॉइंटों में ले आएंगे फोकल लेंथ को। पॉइंटों में क्या है, उसको मीटर में आती है, उसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं बाद में। लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, सपोज कीजिए हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा करेंगे 1/20। लेकिन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 में फोकल लेंथ 20, यानी 100/20 कितना होगा, 5। तो लेंस की पावर 5 डायोप्टर हो गई। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेंटीमीटर में होगी वो, पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना है फोकल लेंथ को, तब ये फॉर्मूला लगाना है। इसके बाद है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अब ये थोड़ा आपके बुक्स में भी नहीं है, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है। देखिए, अगर हमारे पास क्या है, अगर 2 लेंसेस लगे हैं और
या 3 लेंसेज है तब भी अगर हमें उसको निकालना है कि उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी इन दोनों की मिला के या पावर कितनी होगी, तो क्या करेंगे, अगर 2 लेंसेज दिए हुए सपोज कीजिए जिनकी पावर P1 और P2 है, तो उसकी टोटल पावर कैसे निकलेगी, उन दोनों को ऐड कर देंगे P1 प्लस P2। और फोकल लेंथ क्या होगी, दोनों की फोकल लेंथ को उल्टा करके ऐड कर देंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है। और इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कीजिए एक लेंस है हमारा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की हमेशा पावर पॉजिटिव होती है। सपोज कीजिए उसकी पावर है 3.5। अब दूसरा लेंस हमारा कनकेव लेंस है, उसमें उसकी पावर हमेशा नेगेटिव होती है, सपोज कीजिए -2 है। तो जब उनको ऐड करेंगे तो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा, जो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। तो प्लस 3.5 -2 तो कितना हो गया, 1.5 आ गई हमारी टोटल पावर पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की पावर ज़्यादा 3.5 थी, कनकेव की -2 थी। ठीक है। तो इससे हमारा 1.5 आ गया प्लस का। और फिर जब उसका हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे तो 100 में 1.5 कर देंगे, हमारा सेंटीमीटर में फोकल लेंथ आ जाएगी दोनों लेंसेज की मिला के। ठीक है। अब इस टॉपिक में इतना ही है, इसके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के। ये पूरा डन हो गया है। अगर आपको ये अच्छा लगा है, समझ में आ गया होगा आई थिंक, अगर आपने पूरा कर लिया तो इस चैप्टर का आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे। कोई भी न्यूमेरिकल है या कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब सोल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला आपको लगाना है, अप्लाई करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।